नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की कमजोरी या भारत की मजबूती। आपको याद होगा कि जब सीएए का दौरा चल रहा था उस समय उमर खालिद, सरजुल इमाम और तमाम मुसलमान लीडर्स इस बात पर आमादा थे कि भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे खूब याद है कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि हमने 1400 साल पहले जाने क्या कर दिया था और अब हम क्या कर देंगे। अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट हो रहे थे। जिन लोगों के अगल बगल भी मुस्लिम बस्तियां होंगी उनको बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। वो प्रदर्शन किए गए थे और वो देश भर में हंगामा हुआ था। उस समय ये भी कहा गया था कि हिंदुस्तान को ख़त्म करना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले जो पहले के ऑडियो हैं वो चलाए गए थे, अफजल गुरु वाले ऑडियो चलाए गए थे। तमाम मतलब भारत में जो उस समय ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल तख्ता पलट कर देंगे, हिंदुस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और क्या हिंदुस्तान का कर देंगे यहाँ से वहाँ, ये सब कुछ चल रहा था। हालांकि तब से सरजुल इमाम और उमर खालिद बंद हैं। लगातार मुस्लिम समाज उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, उन पर सेमिनार हो रहे हैं। बेल इज़ ए रूल, तो फिर जेल में ये लोग क्यों हैं? अरे बेल इज़ द रूल आतंकवादियों के लिए नहीं है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादियों के लिए बेल इज़ द रूल नहीं बनाया। बेल इज़ द रूल बनाया है भारत के सभ्य नागरिकों के लिए जिनसे गलतियां हो गई हों। लेकिन ये अपराधी हैं, ये भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे और छेड़े हुए थे। इनकी स्पीचों में एक बात कॉमन आ रही थी। वो कॉमन बात ये थी कि हिंदुस्तान का जो पूर्वोत्तर है उसको काट सकते हैं। चिकन नेक, वहीं से शब्द इस्तेमाल किया गया था कि ये जो सिल्लीगुड़ी बड़ा हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, इसको काटा जा सकता है, यहाँ पर आतंक मचाना है। हालांकि इनकी गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में बेल मांगने गए, फिर उन्होंने बताया बेल इज ए रूल। सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी एक ऑडियो दिखाई गई जिस ऑडियो में इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी धरा रह जाएगा, उसकी क्या क्या हो जाएगी, और अगर हम भारत पर कब्जा कर लेते हैं या भारत पर क्या कर लेते हैं और ये काट देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी औकात भी सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने बता दी थी। वो ऑडियो दिखाया गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्वयं कि भाई ये तो हमको ही बता रहा है कि तुम भी धरे रह जाओगे और तुम्हारी भी ये हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो डेट आगे बढ़ा दी। आगे वो सुनेंगे क्या है, इनको जेल बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। अभी हालांकि ना रिजेक्शन किया ना स्वीकार किया, लेकिन एक काम अच्छा हो गया सीए के दौरान। जो इन लोगों ने चिकन नेक की बात कर दी उससे भारत सरकार सजग हो गई। भारत सरकार ने उस पर एक्शन लेना शुरू किया। पिछले 4-5 साल में भारत सरकार ने सिलीगुड़ी में बहुत काम किया। इसके अतिरिक्त वो क्षेत्र सारा घेर लिया गया। इसीलिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा चिकन नेक कमजोरी नहीं है बल्कि भारत का इस समय का सबसे मजबूत रक्षा कॉरिडोर है। ये ठिकाने दुश्मनों की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए सफल हो जाएंगे। बांग्लादेश के लिए यह चेतावनी है। भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा। इससे पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी, ट्रेड, रेल, सड़क सुरक्षित की जा रही है। हालांकि ट्विटर पर भी ये बात कही गई है। कई यूजर्स ने मोदी सरकार की मजबूत नीति की बात कही और मतलब ये एक ट्रेंड चल गया, ये चल रहा है सही से। अब ये बयान उन्होंने अभी एक दिन पहले ही दिया। अब उसको समझना है कि आखिर हमने ऐसा वहां क्या कर लिया है जो कि ये उपेंद्र द्विवेदी जी ने ये स्टेटमेंट दे दिया। सिलीगुड़ी, हाल ही में भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक या चिकन की गर्दन भी कहा गया है। हालांकि ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, ये इस्लामिक शब्द है। ये चूंकि वो चिकन काटते कूटते रहते हैं, मांस भक्षण का उनको अनुभव है, तो वो ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है, मतलब चिकन नेक कहा जाता है को और अभेद बनाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 नए सैन्य ठिकाने बना लिए हैं, गैरिसन स्थापित कर लिए हैं। यह कदम बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद उभरी नई भू राजनीतिक परिस्थितियों, चुनौती को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अब ये जो सिल्लीगुड़ी है, सिल्लीगुड़ी जहां पर कुछ स्थानों पर 22 किलोमीटर का ही रास्ता है, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर आप अपने घर से देख लीजिए। यहां से रास्ता जाता है पूर्वोत्तर के लिए। इससे लगा हुआ नेपाल है, इससे लगा हुआ भूटान है, इससे लगा हुआ बांग्लादेश है और हिंदुस्तान तो दोनों तरफ है ही। चीन तिब्बत की चुंबी घाटी भी उसमें वो उस पर भी घेराव करता है। चीन ने यहां पर त्रिशंकु या त्रिशूल
ऐसा कहते हैं कि चीन त्रिशूल नीति अपनाए हुए है और वो वहां पर डिस्टर्ब करता है। वो ये हिस्सा 4.5 करोड़ भारतीयों को जोड़ता है, मतलब पूर्वोत्तर में जो 4.5 करोड़ भारतीय उनको जोड़ता है। इसमें त्रिशक्ति कोर, ये 33 कोर का मुख्यालय उन्होंने बनाया है। ये पहले ही से इसको कहते हैं, अगर ये कॉरिडोर अवरुद्ध हो जाए तो पूर्वोत्तर के लगभग 4.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का चोक पॉइंट है, जहां पहले से ही त्रिशक्ति कोर यानी कि 33 कोर का मुख्यालय सुखना सिलीगुड़ी में बना हुआ है। लेकिन इसको डिफेंस कॉरिडोर की तरह डेवलप किया गया है। वो 22 किलोमीटर का क्षेत्र, बहुत छोटा क्षेत्र बनता है। हालांकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ये स्थापना की है वो केंद्र सरकार ने अब फुल्ली इक्विप्ड वहां पर वो लगा दिए। आप समझिए कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वहां चारों ओर लगे हुए हैं, ब्रह्मोस मिसाइलें चारों ओर लगा दी गई हैं, राफेल फाइटर जेट्स को इसके साथ इस कॉरिडोर के साथ जोड़ दिया गया। यानी कि बांग्लादेश की पूरी जो बैंड है वो इस स्थान से बनाई जा सकती। भारत के किसी हिस्से में और जाने की जरूरत नहीं, बांग्लादेश पूरा खत्म हो जाएगा यहीं से। इन ठिकानों पर, और कारण क्या है इसके पीछे का कारण समझना चाहिए। बांग्लादेश में सरकार 2 अगस्त 2024 में बदलाव हो गया। शेख हसीना को उन्होंने फांसी उसी का फरमान जारी कर दिया। पाकिस्तान के साथ यूनुस ने संबंध बनाने शुरू कर दिए और यूनुस ने साहिर शमशाद मिर्जा, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान का, उसके साथ मुलाकातें कर ली। उसको बांग्लादेश घुमा डाला, हिंदुस्तान की बाउंड्री दिखा दी। पाक बांग्ला सैन्य की निकटता बहुत ज्यादा हो गई, जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। वो ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट देखने लगे। उनके दिमाग में ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब है बंगाल को, पश्चिम बंगाल को लेना चाहते हैं। तो ग्रेटर बंगाल, पूरा बंगाल उनका है, ऐसा वो कहने लगे। हालांकि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो सरकार बैठी हुई है वो भी ग्रेटर बंगाल ही देखना चाहती है। अब वो बंगाली कितना उसको मेंटेन कर पाएगी। मोहम्मद यूनुस ग्रेटर बंगाल देख रहे हैं, वो भी ग्रेटर बंगाल देख रही है, वो भी दोनों को मिलाना चाहती है। वो अलग देश बनाना चाहती है, वो देश को बढ़ाना चाहते हैं। ये चल रहा है और दोनों ही हिंदुस्तान के जो मूलभूत ढांचे हैं उसके खिलाफ आते हैं। अच्छा, बांग्लादेश ने एक और काम किया कि चीन को इन्वॉल्व कर लिया। लाल मोरिर हाट एयरबेस जो बांग्लादेश का लगभग निष्क्रिय पड़ा हुआ था, उसमें चीन को ले आए। चीन ये जो है वो इस कॉरिडोर से बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा है, यानी कि सिलीगुड़ी से लगा हुआ हिस्सा है। चीन की त्रिशूल रणनीति नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के जरिए वो शिकंजा कसना चाहता है कि वो, उसको लगता है नेपाल उनके खेमे में था। हालांकि नेपाल में सरकार बदल गई। भूटान हमारे साथ ही है। बांग्लादेश को वो इस्तेमाल करके वो करना चाहते थे। उसके अलावा वहां से जो डैम बहते हैं, जो पानी बहता है, उसको मैनेजमेंट का काम भी वो चाइना को देने को तैयार था कि चाइना वहां बैठ जाएगा। वो चाहता था कि चाइना किसी तरह से भारत के इस कॉरिडोर पर बैठ जाए, जिसको चिकन नेक कहा जा रहा है, इसके साथ बैठ जाए। हालांकि हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अरुणाचल के बगल में भी चीन लगातार गांव बसाने की बात कर रहा है, जिसको भारत विरोध कर रहा है। खुफिया एजेंसियां क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की बात कर रही हैं। नवंबर 2025 में भारत ने कॉरिडोर में वायुसेना अभ्यास भी किया था, इसी में आपको याद है, इसी 10-12 दिन पहले। और भारत ने संदेश भी दिया। भारत ने कहा कि भाई देखो, ये कमजोर हिस्सा नहीं है, इससे हम सबसे लड़ सकते हैं, जो अगल बगल के दिमाग लगाने वाले वो। अच्छा, ये केवल बेस बना रहेगा तो इसकी सहायता कैसे आएगी? चारों ओर से घिर जाएगा क्या? ऐसी परिस्थिति में असम में एक पूर्ण सैनिक स्टेशन, खुफिया निगरानी के लिए, सिग्नल मॉनिटरिंग के लिए, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पर फोकस करने के लिए 4 कोन के अधीन रखा गया है, जिसको लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन कहा जा रहा है। इसको इन शॉर्ट में बामुनी कह लिए, धुबरी के पास बामुनी स्टेशन कहा जा रहा है। उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया। बिहार में फॉरवर्ड बेस एक बना दिया किशनगंज में। यानी कि फॉरवर्ड बेस का मतलब होता है त्वरित सैनिक तैनाती हो जाए, सीमा पर सीधी निगरानी हो जाए और आवश्यकता पड़े तो सीधा युद्ध भी कर ले। एक फॉरवर्ड बेस उन्होंने चोपड़ा में भी बनाया है, पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश के टेटुलिया से महज 1 किलोमीटर दूर उच्च संवेदनशील त्रिशक्ति कोर से जोड़ दिया। अब ये जो सब कुछ हमने कर दिया है, इसलिए उपेंद्र द्विवेदी जी ने ये बात कही कि भाई ये हमारी कमजोरी नहीं है,
ये हमारी मजबूती है, इससे हम बांग्लादेश को पूरा कवर कर लेंगे। हालांकि मोहम्मद यूनुस के मंसूबे ठीक नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने जबरदस्ती एक इंटरनेशनल फर्जी कोर्ट टाइप का वो कुछ लोगों को बिठाकर और शेख हसीना को फांसी की बात कर दी, भारत से शेख हसीना मांगने की बात कर दी। भारत शेख हसीना को देने वाला नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। हालांकि उसको उन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त वो इंटरपोल से संपर्क कर रहे हैं कि भी भारत पर दबाव बनाया जाए कि शेख हसीना को दे दिया जाए। हमारी जो ट्रीटियां हैं, उन ट्रीटियों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इंटरनेशनली कोई किसी को नहीं ले सकता है, याद रखिएगा, पॉलिटिकल प्रिजनर को। दूसरी बात ये भी है कि ये, हालांकि मुस्लिम समुदाय में ये चलता है कि वो एक जो बैठेगा वो पिछले वाले को मारकर ही बैठता है, वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी नहीं मानते, वो मार के बैठेगा। अकबर अगर बैठा तो अकबर से पहले उसका गुरु अगर उसको चला रहा था, उसने उसको मार दिया। ये हत्या करके ही बैठते हैं। ये मतलब ये पुराना इतिहास, 1400 साल का इतिहास यही है कि वो हत्या करके ही बैठेगा। वो पिछले वाले को ऐसा नहीं कि कहेगा अच्छा सुधर जाओ, चलो हमारे यहाँ काम कर लेना और बैठ जाना और तुम सहयोगी बन जाना, ऐसा नहीं, वो मार के ना। तो मोहम्मद यूनुस भी वही कर रहा है कि भाई शेख हसीना को मारना है, उसको कैसे मारे, तो ये तो तमाम तरह के जो आज के टूल्स हैं उन टूलों का इस्तेमाल करके वो मारने की कोशिश कर रहा है। तो मोहम्मद यूनुस के बैठने के बाद उसकी मंशा ये है, और जो उसके यहां से जमायत इस्लामी के संगठन का स्टेटमेंट आया, जो कि बैंड संगठन था शेख हसीना के टाइम पर, अभी वो वहां एक्टिव संगठन है, चुनाव भी लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। तो जो जमायत इस्लामी ने कहा हमारे 50 लाख लड़ाके तैयार हैं हिंदुस्तान के हर एक कोने में विवाद करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को कवर करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, तमाम तरह के उसने बयान दिए। और उसने कहा कि अगर हिंदुस्तान हमारी तरफ देखेगा तो हिंदुस्तान समझ ले कि उसके हर घर में हमारा आदमी बैठा है और हर घर में हम ये कर देंगे, हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, और हमारे लड़ाके 50 लाख तैयार हैं, हमारे यहाँ भी तैयार हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी तैयार हैं। मोहम्मद यूनुस और ये सारे ये विचार रखे हुए हैं कि टू साइड हमला वो करेंगे, पाकिस्तान इधर से और वो उधर से। लेकिन जब बांग्लादेश रहेगा तब ना, बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। ये इसमें कोई शक नहीं कि शेख हसीना को जिस दिन फांसी चढ़ाई गई थी, शेख हसीना ने पलटवार किया, शेख हसीना के बेटे ने पलटवार किया। हालांकि ये जो ट्रिब्यूनल उन्होंने बनाया है, इसके माध्यम से वो पॉलिटिकल पार्टी को बैन लगा देते हैं। फिर भी ढाका में तमाम रात भर गाड़ियां जली, ढाका में खूब सारे प्रदर्शन हुए। ये बता रहे हैं कि शेख हसीना कमजोर नहीं है, शेख हसीना वहां पर फुल पावर में है, और शेख हसीना को भले ही वो पकड़कर कुछ कर दें, लेकिन शेख हसीना कमजोर नहीं है। बांग्लादेश अभी अपनी स्थिति में नहीं आ सकता। ये वही रिपीट होने जा रहा है जो 1971 में हुआ था। 1971 में भी पाकिस्तानी सेना ने लाखों महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ उस समय रिकॉग्नाइज तरीके से रेप किया था, यानी कि अथॉरिटी ने ऑर्डर किया था, रेप किया था, तमाम बच्चों और महिलाओं को मारा गया था। उस समय जो आतंक उन्होंने मचाया था, सेक्सुअल ऑफेंसेस किए थे, वो अभी फिर से होने की संभावना वहां पर लग रही है, क्योंकि ये फिर से मुक्ति वाहिनी का एक आंदोलन करना पड़ेगा उनको। आप सोचो, उस समय पाकिस्तान की सेना थी, आज बांग्लादेश की सेना बहुत छोटी थी, उस समय पाकिस्तान की सेना हुआ करती थी। पाकिस्तान की सेना को परास्त करके बांग्लादेश बना था। हालांकि वो उसमें हिंदुस्तान शामिल हो गया था, वो अलग बात है, लेकिन परास्त करके बना था। आज की तारीख में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना तो बहुत बाहर है, और पाकिस्तानी सेना के पास रास्ता भी नहीं है कि वो वहां पर बंगाल की खाड़ी में आ सके। लेकिन हिंदुस्तान वहां पर बॉर्डर पर लगा हुआ, और सिलीगुड़ी में या किशनगंज में या असम में जो हमने अपने सही से बेस बनाए हैं और बांग्लादेश को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच लीजिए बांग्लादेश कितनी देर सर्वाइव कर सकता है। हाँ, बांग्लादेश ये जरूर सोच सकता है कि चीन को घुसड़ दें तो वो हो जाएगा, पाकिस्तान को घुसड़ दें तो क्या हो जाएगा। लेकिन अब जैसे उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि वो हमारी कमजोरी नहीं, वो हमारी शक्ति बन चुकी है। तो मैं ये कहूं कि सरजुल इस्लाम या ये जो उमर खालिद है, इनको धन्यवाद भी कहना चाहिए कि इन्होंने बिना तैयारी के ही बात कंसंट्रेशन में डाल दी, हमारे दिमाग में आ गई, और सरकार उस पर सक्रिय होगी, और उसने वो एक ऐसा अड्डा बना दिया जिससे कि वो नेपाल को भी सीधा कवर कर सकता है, जिससे वो बांग्लादेश को भी सीधा कवर कर सकता है। ये भारत सरकार ने अपनी रणनीति के अनुसार बांग्लादेश को पूरा करने का, सबक सिखाने का रास्ता ढूंढ लिया। और मैं कहता हूं कि इन लोगों को थैंक्स कहना चाहिए भारत सरकार को कि भैया तुमने अच्छा किया कि बता दिया, हमारे ध्यान में आ गया। अब वो 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर कहीं कहीं 40 किलोमीटर है, वो कोई सामान्य जगह नहीं रही।
अब वो भारत की वेल इक्विप्ड प्लेस हो गया, वो डिफेंस कॉरिडोर बन चुका है और उस कॉरिडोर की विशेषता मैंने आपको बताई। बाकी एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि अगर आप ये जो नंबर हमारे यहाँ लिखा होता है, इस नंबर पर प्लीज़ कॉल ना करिए। ये केवल इंस्टीट्यूट वालों के लिए है जो एओआर की तैयारी करना चाहते हैं, जो हायर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, जो पीसीएस-जे की तैयारी कर मतलब जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हमको, हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब जूनियरशिप करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च वर्क हमारे साथ करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। आपको अगर कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस पर चर्चा करिए और अपना मतलब जो भी चर्चा करेंगे तो तमाम लॉयर इस पे जुड़े होते हैं, तमाम देश भर के छोटे बड़े लॉयर लॉ स्टूडेंट्स इस पर जुड़े होते हैं, वो आपको जवाब देंगे। हमारी टीम भी उस पर अगर कोई ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें जवाब हमारी टीम को तरफ से देना चाहिए तो वो भी दे देंगे। इसलिए ये जो 100-150 फ़ोन लोग कर देते हैं, कुछ नहीं तो नंबर सेव कर रहे थे इसलिए आपके पास चली गई होगी। भैया ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, ये मतलब संवेदनशील है, यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं वो मतलब जो आपके डिस्कशन हैं, जो डिस्कोर्स के हैं वो वहाँ पर डालिए ना। वो एक अच्छा कमेंट बॉक्स नीचे बना हुआ है, लोग चर्चा करते हैं, लोग लिखते हैं, आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, तो बढ़िया वहाँ डिस्कशन होता है। जी, कुछ कुछ लोगों के केसेस रहते हैं जो कि हमको संपर्क करना चाहते हैं, वो भी उनके फ़ोन भी फिर नहीं उठना बंद हो जाते हैं, उनको भी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप जनरल डिस्कोर्स में ये लिखिए, वो इंस्टीट्यूट के लिए है, वो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए है। कुछ कॉल आएंगी तो उनके कॉल बैक भी हो सकता है, लेकिन जब आप दिन भर कॉल करते हैं तो फिर कैसे हो सकता है? मतलब 200-200 कॉल हो जाती है दिन में, कौन रिसीव करेगा, कैसे रिसीव? और क्या बात है सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसे वहाँ हमारी टीम कहती है सर आप नंबर ही क्यों लिख रहे हो ये इंस्टीट्यूट? तो फिर सवाल ये है कि ये मैनेज कैसे होगा, ये सारा मैनेज कैसे होगा भाई, इनकी सैलरियाँ कैसे निकलेंगी? ये कब मैं अपनी जेब से लगाता हूँ मेरे पास, और ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि एक वेबसाइट लीगल बन जानी चाहिए, मैं उस पर काम करवा रहा हूँ, लेकिन रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज हैं भाई, हमारे परिवार के भी रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज तो अपने पास इतने होते नहीं हैं कि हम एक वेबसाइट 5-7 लाख रुपए की अच्छी बनती है जिसमें सर्वर भी अपने पास होते हैं, तो इतने रिसोर्सेज नहीं होते भाई हमारी टीम के पास। उनका ही बेचारों का खर्चा निकल जाए तो बड़ा हो जाता है। आप उनको कॉल करके परेशान करते हैं, आपके लिए एक आदमी मतलब जो सैलरीड है वो आपके फ़ोन को रिसीव करता है, फिर वो कुछ आपको जवाब नहीं दे पाता है, या जवाब देता भी है तो फिर आपको कुछ और बता देता है। तो ऐसा ना करें, डिस्कशन उसके नीचे करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।